भाजपाचा जाहीरनामा सर्व घटकांना न्याय देणारा खासदार अशोकराव चव्हाण। सविस्तर बातमी अशी की भाजपाने 14 एप्रिल रोजी मोदी की गॅरंटी नावाने जाहीरनामा प्रकाशित केला। मंगळवारी नांदेडच्या भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी जाहीरनाम्याबाबतची सविस्तर माहिती दिली। यावेळी महायुतीचे उमेदवार खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर, महानगर अध्यक्ष दिलीप कंदकुर्ते साले यांची प्रमुख उपस्थिती होती। या पत्रकार परिषदेत वसंतराव चव्हाण यांच्याबद्दल प्रश्न विचारले असता त्या प्रश्नाची उत्तर देताना खासदार अशोकराव चव्हाण म्हणाले, काँग्रेसमध्ये माझी पोकळी भरून काढण्याऐवजी वसंतरावांनी त्यांच्या नायगाव मतदारसंघात भाजप आणि काँग्रेसमध्ये असलेल्या मतांच्या तफावतीची पोकळी भरून काढावी, असे खुले आवाहन खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी माजी आमदार वसंतराव चव्हाण यांना केले। तर दुसरीकडे प्राध्यापक यशपाल भिंगे यांच्या काँग्रेस प्रवेशाने हनुमंतरावांची काळजी वाढते, असेही ते म्हणाले। त्याचबरोबर जाहीरनामा सांगताना खासदार अशोकराव चव्हाण म्हणाले की मोदी की गॅरंटी नावाने भाजपाने 14 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध केलेला जाहीरनामा हा सर्वसमावेशक आहे। त्यातून सर्वांना न्याय मिळेल। 2047 पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प आहे। त्याचबरोबर एक देश एक निवडणूक याचाही उल्लेख यावेळी त्यांनी केला। रेल्वेची वेटिंग लिस्ट समस्या असेल, नॉर्थ ईस्टमध्ये बुलेट ट्रेनवर काम असेल, लखपती दिदी योजना असेल, PM सूर्य घर योजना, रामायण यात्रा, सेवा सुशासन आणि गरीब कल्याण योजना, त्याचबरोबर पेपर लीक कायदा, नवी शिक्षण धोरण असेल, अशा विविध योजनांची गॅरंटी जाहीरनाम्यात दिली आहे, असे खासदार अशोकराव चव्हाण म्हणाले। चेक से पेमेंट लेना, इसमें कोई करप्शन नहीं। नंबर 2, कानून देश में बनाया गया था और कानून के तहत ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फैसला हुआ था, जिसकी सीक्रेसी रखना कानून में ही उसका अंतर्भूत था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्ट्रक डाउन किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो बातें सामने वो ओपन में आ गई, पर कानून तो था ही ना। देश में कानून था और कानून के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स देने का मामला था। और कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है तकरीबन 36% या 33% पैसा बीजेपी को मिला, बाकी का पैसा सब अपोजिशन को मिला, ये तो स्पष्ट किया है। तो सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोई गैर कानूनी नहीं थे, कानून बना के ही उसको ये किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करने के बाद वो मामला रुक गया। तो आगे की फंडिंग क्या करना है, कैसे करना है, वो अलग इशू आहे। तर याच प्रश्नाचं मराठीमध्ये इलेक्टोरल बॉन्ड्सचा निर्णय देशामध्ये इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देणगी देण्याच्या बाबतीत कायदाच केला होता। त्या कायद्याला सिक्रेसीचं समर्थन सिक्रेस ठेवण्यात आलं होतं की हे देणारे जे आहेत त्याची आयडेंटिटी रिव्हील करायची नाही। त्याच्यामुळे जे काही लोकांनी पेमेंट केलेले पैसे दिलेले आहेत ते त्या कायद्याच्या अनुसारच दिलेले आहेत। आता सुप्रीम कोर्टाने ज्यावेळेस हा कायदा स्ट्रक डाऊन केला त्यानंतर परिस्थिती बदललेली, एवढाच विषय, बाकी काय विषय। विशाल पाटलाला सांगलीतून बंडखोरी केल्यास उमेदवारी दाखल केली। स्वाभाविक आहे, विशाल पाटलाचा काही घाडाचा कार्यकर्ता जेव्हा अन्याय होतो त्याला पर्याय काय। म्हणजे सांगलीची चांगली जागा ही शिवसेनेकडे जाते आणि काँग्रेसची पारंपरिक असलेला बेस असलेली भिवंडीची जागा असो, सांगलीची जागा असो, मुंबईच्या जागा असो, या महत्त्वाच्या जागा जर ते काँग्रेस प्राप्त करून घेत नसेल किंवा मिळत नसतील तर दुर्दैव आहे। जे अतिशय कमजोर नेतृत्व महाराष्ट्रात असल्यामुळे महाराष्ट्रातल्या महत्त्वाच्या जागा या नाईलाजाने त्या ठिकाणी दिल्या जात आहेत आणि त्यामुळे हा विषय त्यांचा आहे, आमचं काही म्हणणं नाही। हुकुमशाहीची 100% गॅरंटी आहे, उद्धव ठाकरेंची टीका आहे, मोदी सरकार म्हणजे 100% हुकुमशाहीची गॅरंटी। निवडणुकीमध्ये हुकुमशाही, लोकशाही, घराणेशाही या गोष्टी बोलल्या जातात, शेवटी जनता ठरवते ना। शेवटी जनमताचा कौल कोणाच्या बाजूने राहतो यालाच महत्व आहे। सर, संजय राउत ने टीका की है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे कि ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, प्रधानमंत्री मोदी इसको समर्थन करते हैं। समर्थन करने का समझ जब कानून बनाया जाता है, लोकसभा में कानून पारित किया जाता है, तो हम किस बेस पे कहते हैं कि इलीगल, इट इज अ लॉ के अनुसार वो कानून में तब्दीली के कारण उस पर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को फैसला हुआ था। ये देखिए ये इंटरप्रिटेशन का मामला है।
जो भी सच्चाई होगी इसमें अगर लगता है तो साबित करें कि एक्सटॉर्शन हुआ है. नांदेडच्या काँग्रेस उमेदवाराने अशोकराव चव्हाण यांची कुठे भरून काढला असं वक्तव्य केलं याबद्दल आपण मला तेच सांगायचं आहे की अशोक चव्हाणांच्या बद्दल काळजी करण्यापेक्षा नायगाव विधानसभा मतदारसंघाची पोकळी पहिलीच आहे, त्याच्यावर काँग्रेसचे उमेदवार चिंता करेल मला एवढं म्हणायचं. सर भाजपा के कैसे कहा है कि बीजेपी आने का संविधान में कभी नहीं डाले. ये बात सरासर गलत है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बयान दिया है या जजमेंट दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोर इश्यूज़ को कोर गावा जो है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है. भले कौन सी भी गवर्नमेंट कितनी भी मेजॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको चेंज नहीं हो कर सकते. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इसके कहने के बाद में बीजेपी के और प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि हमको ऐसा करने का कोई इरादा नहीं, हमने ऐसे बात करके कभी हमने सोचा भी नहीं और हम कभी नहीं करेंगे. में कोई बात नहीं लिखी गई है, क्या उस पर तो मराठा आरक्षण स्टेट का इशू है, वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित डायरेक्टली इशू नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित इशू है. केंद्र सरकार का इशू कब आएगा? जब ये मैटर्स केंद्र सरकार के पास जाएगा तब इशू आएगा. अब सवाल ये है कि ये मामले में जो भी करना है एकनाथ शिंदे जी की गवर्नमेंट ने किया है. 10% आरक्षण ऑलरेडी दे चुके हैं. शुक्र समिति का रिपोर्ट जो प्राप्त हो उसके अनुसार 10% रिजर्वेशन मिला है. जो लोग कुंडली के उसके पास दाखिले हैं, पुराना रिकॉर्ड है, उनको कुंडली सर्टिफिकेट नहीं के उसको ओबीसी सर्टिफिकेट मिले हैं. और जो रिश्तेदारों के बारे में बात है उस पर ऑब्जेक्शन जो प्राप्त हुए उस ऑब्जेक्शंस के ऊपर चर्चा करके कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद में सुनवाई होगी. सुनवाई के बाद ही उसमें फैसला होगा. चुनाव क्षेत्र में जब आप प्रचार के लिए जा रहे हैं सिर्फ बीजेपी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ऐसा है कि चुनाव में सिर्फ बीजेपी नहीं, हर एक व्यक्ति आप अपने देखो, सबसे पहले बीजेपी के पास विकास का एजेंडा है. बीजेपी ने व्यक्तिगत तौर पे ना हमने किया ना किसी ने किया है, व्यक्तिगत तौर पे आलोचना हमने किसी की नहीं की है. कांग्रेस के लोगों के पास कोई आज कहने के लिए मुद्दा नहीं है, कोई देने जैसी चीज़ें नहीं है, जनता के सामने रखने का प्रोग्राम नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत आलोचना पे उतर आए उतना इशू और क्या इशू है. सर पर्सनली तौर पे आपको और आपकी फैमिली को मराठा आरक्षण के नाम पर गाँव में आने से रोका जा रहा है. बिल्कुल बात सच नहीं है. आज भी एक घटना ऐसी हुई है. एक आध घटने में कुछ बात होती है तो समझ सकता हूँ मैं, ऐसा माहौल हर जगह नहीं है. एकाध दुःखी घटना हो सकती है. मैंने सर शेवटचा प्रश्न, काँग्रेसचे काही नेते संपर्कात आहेत भाजपच्या? काँग्रेस लोक दोघंच बोलतात माझ्याशी, दोघंच बोलतात. मग येणार का पक्ष अशात काय पक्षप्रवेश? त्यांच्यावर शो बोललाय सर वडेट्टीवारांबद्दल काय अशी चर्चा सुरू? वडेट्टीवारांची माझी चर्चा नाही. नांदेडमधले अनेक काँग्रेसचे नेते माझ्या संपर्कात आहेत. आणि लोकसभेचे उमेदवार वसंतरावने कालच्या एका सभेत सांगितलं की आपण त्यांना फोन केला होता. त्यांना फोन करायची मला गरजच काय? ते असताना काँग्रेसने असताना मायगाव मायनस आहे, त्यांना स्वतःला मायनस आहे, त्याचा उपयोग काय?